गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अजय कुमार, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम पढ़े थे पहले, और उसके बाद हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम। हालांकि दोनों नियम सिमिलर ही है, थोड़ा सा अंतर है। और उसके बाद हमने पढ़ा था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। किसे कहते हैं आदर्श विलयन, किसे कहते हैं अनादर्श विलयन, ये चीज़ें हमने पढ़ा था। और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमने हेनरी लॉ पढ़ाया था। हेनरी का नियम कब लागू होता है? तो कहिएगा हेनरी का नियम जब किसी गैस को द्रव में घुलाना हो, किसी द्रव के अंदर किसी गैस को अगर घुलाना चाहते हैं तो गैस की मात्रा ज्यादा कब घुलेगा, इस बात को बताया था हेनरी का नियम। इन्होंने बताया था कि जो गैस के अंदर जो आंशिक दाब होता है वो सीधे समानुपाती होता है मोल अंश का। और जब इसका फॉर्मूला लिखा गया था तो कुछ इस तरीका से फॉर्मूला आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या था, हेनरी का नियम। यानी प्रेशर ज्यादा रहेगा तो गैस ज्यादा घुलेगा, ठीक है। और ये था हेनरी नियतांक। इसका वैल्यू गैस के अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। याद रखिएगा, ये ताप बढ़ाने पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हेनरी नियतांक है इसका भी मान बढ़ता है। और जब इसका मान बढ़ेगा तो विलेयता घटेगा, क्योंकि दो चीजों का यहाँ गुना है। यहाँ पर क्या है, के एच और एक्स का क्या है, गुना है। अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे चीज को गुना में घटाना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू स्थिर रहेगा। तो कहने का मतलब कि अगर किसी बिलियन का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी नियतांक बढ़ता है, और उस स्थिति में मोलों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी गैस क्या हो जाता है, कम घुलने लगता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, हेनरी नियतांक जो है वो बढ़ जाता है और मोलरता विलेयता घट जाती है। और इसी के साथ आया था राउल्ट का नियम। ये भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राउल्ट का नियम, इन्होंने बताया था कि जब किसी वाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो जो आंशिक दाब होता है वो किसके बराबर होता है, तो उसके शुद्ध अवस्था का दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये बताया था राउल्ट ने। देखिए ध्यान से, दोनों जगह वही चीज है, बस अंतर है कि यहाँ पर क्या है, तो ये शुद्ध वाष्प दाब है विलेय का या विलायक का, और यहाँ पर हेनरी नियतांक है। ये है किसी द्रव को, वाष्पशील द्रव या वाष्पशील पदार्थ को द्रव के अंदर घुलाएंगे, और ये नियम लगता है जब किसी गैस को द्रव के अंदर घुलाते हैं। ये दो नियम बताया था। राउल्ट का नियम सभी विलयन पालन नहीं करते हैं। वैसा विलयन जो किसी भी ताप और किसी भी सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन करेगा वैसे विलयन को हम बोलते हैं आदर्श विलयन। और जो नहीं करेगा, यानी वो पालन नहीं करेगा, अर्थात ये जो आंशिक दाब होता है वो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, तो उसे बोला जाएगा अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन करेगा, अनादर्श विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा। तो यहाँ आया था अनादर्श विलयन। अब अनादर्श और आदर्श विलयन में हमने आपको क्या पढ़ाया था, अंतर पढ़ाया था। आपने अंतर इसको याद कर लीजिएगा, बोला हुआ था इसमें सब कुछ शून्य होता है। और ये कहानी बताया था आपको, अंतरा आणविक आकर्षण बल जिसको बोलते हैं, दो अणुओं के बीच में, दो परमाणु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम अंतरा आणविक आकर्षण बल, परमाणु नहीं अणु बोलते हैं। तो दो अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो इसको हमने समझाया हुआ था। इसके बाद आता है आदर्श विलयन, तो एक ही रहेगा। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होंगे। क्यों दो प्रकार के होंगे, क्योंकि यहाँ आपने लिखा है कि आयतन में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है। तो जब कोई चीज जीरो नहीं होगा, तो आप संख्या रेखा पर देखे होंगे कि जब जीरो नहीं होता है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा भी मिक्सर का जो होगा
ओ या तो जीरो से बड़ा होगा तो प्लस में हो सकता है, या जीरो से छोटा होगा तो निगेटिव होगा। हिंदी में अगर बात करें तो धनात्मक और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब अनदर्स बिलियन में दो प्रकार के आएंगे, एक होगा धनात्मक और एक होगा ऋणात्मक। अब चूंकि केमिस्ट्री है तो इसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है, तो शब्द क्या करेंगे, हार्ड सिलेक्ट करेंगे। तो केवल धनात्मक और ऋणात्मक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले क्या, अनादर्श विलयन। यहाँ जो विचलन है इसका मतलब मुड़ जाना, विचलन का मतलब मुड़ जाना। तो अगर मान लीजिए राउल्ट का नियम जो है वो सीधा है, तो राउल्ट के नियम की ओर नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि आंशिक दाब जो होता है वो शुद्ध अवस्था के दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो उससे या तो पॉजिटिव डेविएट होगा या तो नेगेटिव डेविएट होगा। ये है, बार बार हम लिख रहे हैं। अगर आपको हेनरी का नियम लिखना है तो यहाँ के एच लिखेंगे और एक्स ए लिखेंगे, और अगर राउल्ट का नियम लिखना है तो इसके जगह पर हमने बताया था पी जीरो ए और क्या लिख देंगे, एक्स ए। ये राउल्ट का नियम है, ये हेनरी का नियम है। तो वैसा विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब इसके आंशिक दाब इसके गुणनफल के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ काट दिया जाएगा। ये नॉट इक्वल टू है, तो इस स्थिति में क्या होगा, या तो ये ग्रेटर देन होगा, या तो इससे ये आंशिक दाब बड़ा होगा या छोटा होगा। तो बड़ा होने के लिए क्या करेंगे, इस तरीका से लगाएंगे साइन, और यहाँ लिखेंगे पी जीरो ए एक्स ए, तो इसे कहेंगे धनात्मक विचलन वाले विलयन। और अगर छोटा कर देंगे तो इसका मतलब, चूंकि हमने यहाँ काटा है, नॉट इक्वल टू दिया है यानी बराबर नहीं है, तो या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। एक बार हम इसको बड़ा किए, एक बार इधर वाले को बड़ा करेंगे, पी जीरो ए एक्स ए। तो ये आप देख सकते हैं, ये दो केस बना। एक को बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, और एक होगा क्या, नेगेटिव डेविएशन वाले अनादर्श विलयन। तो उसी को हिंदी में कहा गया है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। केवल यहाँ विलयन है, इसका मतलब है अनादर्श विलयन। और एक होता है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अगर हम बात करें इनका अंतर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका अंतर है। धनात्मक विचलन वाले के लिए प्लस हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इससे होगा। और यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ लेस देन है, यानी यहाँ पर कम है। ये इसका आंशिक दाब है ए और बी का, विलय का आंशिक दाब और विलायक का आंशिक दाब क्या होता है, ज्यादा हो जाता है शुद्ध अवस्था का आंशिक दाब और मोल अंश के गुणनफल से, और यहाँ पर छोटा हो गया है। यहाँ पर हर चीज पॉजिटिव आप देख सकते हैं। आयतन में परिवर्तन क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। जीरो जब नहीं होगा तो जीरो से ज्यादा होगा। और ये सारा खेल यहाँ पर है, हमने आपको बताया हुआ था कि ये जो कहानी है ये सारा खेल होता है आयतन का। वो किससे होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। किससे होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। एक बार और बताते हैं क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। मान लीजिए एक विलय है, ये कैसा विलय है, वाष्पशील है। क्योंकि ये क्या बनेगा, ये वाष्प में बदलते रहेगा। इसका नाम ए है, तो इसके अंदर जितने भी अणु होंगे उनका नाम ए होगा। और ये आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। हम लोग भी, जैसे आप बच्चे हैं, बैठे हैं, 10 12 15 बच्चे बैठे हैं, तो इनमें देखे होंगे कि आपस में क्या हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। तो कोई किसी से दोस्ती कर लेता है, कोई किसी से दोस्ती कर लेता है ना। तो आकर्षण हो जाता है, पास में बैठने के लिए झगड़ा भी हो जाता है आप लोगों में कि हम उसके पास बैठेंगे, हम यहाँ पहले बैठे थे, बेग रखे थे हम। ऐसे आप लोग झगड़ा करते रहते हैं, तो यहाँ भी झगड़ा वगैरह होते रहता है। तो यहाँ आकर्षण बल होगा ए का, ए के बीच में। अब मान लीजिए ये विलायक है जिसका नाम बी है, तो यहाँ पर बी और बी होगा। अब इन दोनों में आकर्षण बल जो लगता है, जब इनको मिलाते हैं तो विलयन जब बनाएंगे तो ए और बी आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो यहाँ बनेगा ए और बी। तो अगर सभी जगह बराबर आकर्षण बल लगेगा तो क्या होगा, उनका आयतन बराबर होगा। लेकिन अगर आकर्षण बल कम लगेगा तो दूर हो जाएंगे, आयतन बढ़ जाएगा। और आकर्षण बल ज्यादा होगा तो नजदीक आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, तो जगह कम घेरेंगे। तो उसी से रिलेटेड वो था जो हमने बताया था आपको कि क्या होता है, धनात्मक विचलन वाले में क्या होता है,
वॉल्यूम जो आयतन में परिवर्तन हो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एंथैल्पी में परिवर्तन भी जीरो से बड़ा होता है। और अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, चूंकि धनात्मक है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो जीरो से बड़ा है, और ऋणात्मक है तो जीरो से सब क्या है, छोटा कर देंगे। तो इस तरीका से आपको क्या हो जाएगा, 2 बिलियन आपको याद हो जाएगा। इसके पहले हम आपको उदाहरण कुछ बताए थे, ये वाला उदाहरण याद रखिएगा, बोले थे वीवीआई है, जैसा कि आदर्श बिलियन के लिए और अनादर्श बिलियन के लिए एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये यहाँ से आता है, तो इस सब को याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। बेंजीन टॉलिन के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, आदर्श बिलियन कहेंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारा लिखा गया है अनादर्श बिलियन। और अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक विलयन वाले, जो धनात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं, वो 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, धनात्मक विचलन वाले होते हैं। एथेनॉल और एसीटोन को मिलाएंगे तो मिलाने पर आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को मिलाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसी तरीका से है। और नेगेटिव यानी ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन है, अनादर्श विलयन वो ये सब है, याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है। अब आते हैं कुछ इससे रिलेटेड, जो अभी तक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ सवाल जो पूछा जाता है, इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है जो हमने बनाकर लाया है। किसी गैस की द्रव में विलेयता, देखिए गैस को किस में घुलाना है, गैस को द्रव में घुलाना है, तो कौन भाई साहब आएंगे, हेनरी। क्या बोले थे कि किसी गैस के जो विलेयता होती है उसके लिए एक सूत्र बताया था, एक नियम दिया था कि आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होता है मोल अंश का। तो ये बात किसने बताया था, तो हेनरी ने। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ये किसने बताया था, तो ये बताया था कौन, हेनरी ने। क्या, हेनरी। गैस का जब द्रव में घुलाना हो तो वहां कौन सा नियम आता है, हेनरी का नियम। और उसी के तहत आपने देखा था कि कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसके अंदर कौन सा गैस घुलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलाया जाता है। हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलाते हैं, और जब ढक्कन खोलते हैं तो वही बुदबुदाहट के साथ देखे होंगे आप बाहर निकलते हुए उनको, और आप देखकर, और वो पी भी सकते हैं, पीते भी हैं, तो आपको ठंडक महसूस होता है, ठीक है। हेनरी के नियम अनुसार यदि गैस का आंशिक दाब, हेनरी के नियम के अनुसार यदि गैस का आंशिक दाब क्या हो, पीए हो, क्या हो, पीए। आंशिक दाब को हम नॉर्मली क्या चीज से डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट किया जाता है, पीए से। बिलियन में मोल अंश एक्स ए, मोल अंश एक्स ए, ठीक है। और तो सही गणितीय सूत्र क्या होगा, सही गणितीय सूत्र क्या होगा, तो हमने बताया था कि गैस के लिए जो हेनरी का नियम होता है वो होता है पी ए इक्वल टू होता है के एच, ये क्या है, हेनरी नियतांक, उसके बाद क्या होता है, एक्स ए होता है, यही सूत्र है। इसमें एक एक चीज याद कीजिए, हम इसको 20 बार से ज्यादा लिख चुके होंगे, जब से हम आपको पढ़ा रहे हैं तब से ये 20 बार से ज्यादा लिख चुके होंगे। आप भी लिखा करें, बोला करें, जब भी सुने, जब भी वीडियो देखे, इसको बोलिए, है ना। ये सब नया चीज है, उटपटांग सा चीज है, ये डेली यूज में तो होता नहीं है कि पर डे यूज करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, इसको बार बार इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो याद हो जाएगा, अन्यथा ये सब क्या होता है, याद जल्दी होता नहीं है, और जब याद नहीं होता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। तो कौन सा सही होगा हेनरी का नियम के अनुसार, तो हेनरी के नियम के अनुसार आपको क्या लग रहा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पी ए इक्वल टू के एच एस एक्स ए हो जाता है, ठीक है। अगला है, हेनरी नियतांक के बारे में पूछा जा रहा है कि यदि हेनरी स्थिरांक के एच का मान बढ़ने पर गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हम शुरू में जब आए थे तो आपको बताए थे कि यदि ताप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो हेनरी नियतांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ताप बढ़ाने पर गैस कम घुलता है, हमने बताया था जलीय जीव के बारे में,
गर्मी के दिनों में जो पानी के जो तालाब होता है, नदी होता है, वहां पर ऊपर गर्मी बढ़ता है तो पानी गर्म हो जाता है, तो वहां का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है, निकल जाता है, एनर्जी प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है, मछली ऊपर कंफर्टेबल नहीं होती है, तो कहाँ चली जाती है, गहराई में चली जाती है ना। क्यों, इसका कारण क्या है, गर्मी लग रहा है, नहीं कह रहा है लोग गर्मी लग रहा था, गर्मी के लिए नहीं, किसके लिए, क्योंकि ऊपर रहने से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो पानी पिएगी उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, कम मिलेगा तो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। हम लोग को ऑक्सीजन कभी कभी गर्मी में चिलचिलाहट होता है ना, हम लोग को भी होता है ऐसा कभी कभी। गर्मी में क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है यहाँ का, उसको एनर्जी मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, तो हम लोग भी गर्मी में परेशान हो जाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है लोग। ठीक है, तो विलेता क्या हो जाएगा, तो कहिएगा विलेता क्या होगा, घटेगा, विलेता क्या होगा, घटेगा। फिर से एक बार, ये जो ऊपर तीर दिए हैं ना, इसका मतलब बढ़ना होता है, और नीचे तीर का मतलब क्या होता है, घटना। तो देखिए टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो हेनरी नियतांक बढ़ रहा है और विलेयता क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपसे यही पूछा था कि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, गैस की विलेयता घट जाएगा। याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर गैस कम घुलता है, तापमान बढ़ाने से हेनरी नियतांक के का मान क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि जब आप ताप बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, के एच का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आदर्श विलयन के लिए अभी अभी हमने बताया, आदर्श के लिए क्या होता है, डेल्टा भी कहिए या डेल्टा एच कहिए, ये सब क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। और अनादर्श विलयन की कहानी में, अनादर्श विलयन के लिए क्या था, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब किसके बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर होता है। आदर्श का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं हो, आदर्श का मतलब किसी को देख के बदल जाए, उसे हम आदर्श नहीं बोलते हैं। आदर्श का मतलब होता है वो क्या हो, अपने ही बातों पर कायम रहे। ठीक है, आप लोग का तो रोज दिन आदर्श आदमी बदलते रहता है ना। कभी कोई बढ़िया हीरो को देख लेते हैं तो सोचते हैं हीरो बनेंगे, किसी दिन कोई गाते हुए नजर आ जाता है तो एकदम अपने आप को गायक समझते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है, आदर्श का मतलब क्या हो, स्थिर हो। रा राउल्ट का नियम हेनरी के नियम का एक विशेष मामला है, बार बार हम लिख रहे हैं, आप भी लिखा करें। राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम क्या था। अगर हम हेनरी का नियम, अगर हेनरी का नियम कहें तो देखिए ध्यान से, पी ए इक्वल टू होता है के एच और क्या होता है, एक्स ए। और अगर हम राउल्ट का नियम बोलें तो राउल्ट का नियम का मतलब होता है पी ए बराबर पी जीरो ए और क्या था, एक्स ए, यही था, दोनों में सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर हेनरी नियतांक हुआ करता था और यहाँ पर शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब था, इसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, तो कह रहा है कि राउल्ट का जो नियम है वो स्पेशल केस है हेनरी का, क्योंकि पहले कौन सा नियम आया था, हेनरी का, बाद में राउल्ट का नियम आया, तो जो राउल्ट का नियम है ये स्पेशल केस है किसके, हेनरी का नियम का। बस एक चीज क्या हो जाता है, तो कहिएगा सर केच के जगह पर क्या लिख देना है, पी जीरो ए लिख देना है, केच के जगह पर क्या लिख देंगे, पी जीरो ए, यानी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा बराबरी हो जाएगा, कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्श विलयन के लिए सही है। आदर्श विलयन के लिए क्या बताए थे कि जो आयतन में परिवर्तन होता है वो कितना होता है, जीरो, और एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं और ताप पर किस कौन सा नियम का पालन करे, राउल्ट के नियम का पालन करता है। नियम का पालन करेगा उसे आदर्श, ऐसे भी समझिए, जो नियम का पालन करता है, एक होता है ना बच्चा जो एकदम बड़ी संस्कारी टाइप का, सुबह आके एकदम खूब बढ़िया से प्रणाम पाती करता है, एकदम हम लोग भी चर्चा करते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, एकदम बड़ी ही संस्कारी टाइप का होता है, मतलब कोई कोई होता है इस तरीके का बच्चा होते हैं। तो जो नियम का पालन करता है उसे क्या कहेंगे, आदर्श कहेंगे, है ना। और जो नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श कहते हैं। तो
आदर्श विलयन वह होते हैं जो क्या होता है, जो करता है आदर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन। अगला है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में डेल्टा भी क्या होता है, तो हमने बताया था आदर्श में तो जीरो होता है, लेकिन अनादर्श में ये जीरो के बराबर नहीं होता है। तो जब जीरो के बराबर नहीं होता है तो दो बातें होगी, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा, यानी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो वही कह रहा है कि अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा भी का मान तो ये शून्य के बराबर नहीं, शून्य के बराबर नहीं होगा। शून्य से अधिक या कम दोनों हो सकता है, ठीक है, शून्य से ज्यादा भी हो सकता है, शून्य से कम भी हो सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से अनादर्श विलयन का एक उदाहरण है। अनादर्श विलयन हमने जैसा कि आपको बताए थे कि आदर्श और अनादर्श विलयन का उदाहरण आपने शुरू में देखा था। यहाँ पर आप देखिए अनादर्श विलयन के इतने सारे क्या बताया था, उदाहरण बताया था, इसको याद कर लीजिएगा। ये आता है एग्जाम में, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है अनादर्श विलयन का उदाहरण। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल और नाइट्रिक अम्ल, इनको जब मिलाते हैं ना तो इनका आयतन क्या हो जाता है, या तो बढ़ जाता है। अब ऐसे समझिए कि 1 लीटर और 2 लीटर को मिलाएंगे तो रिजल्ट 3 लीटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ जब मिलाते हैं तो या तो ये बढ़ जाता है आयतन या तो घट जाता है। जो बढ़ने वाला कहानी है वो यहाँ तक है, देखिए ये है आपका धनात्मक विचलन वाले विलयन। इनको जब मिलाइएगा दोगों को तो आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो नीचे लिखा गया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां से आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा होगा इसका अनादर्श विलयन के लिए। कहाँ गया सवाल, ये नहीं ठीक है, एसीटोन और क्या था, एथेनॉल था, ठीक है, एथेनॉल था। आगे सवाल बढ़ते हैं। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कब दर्शाता है, ये जो बताए थे आपको अंतरा आणविक आकर्षण बल के लिए। अंतरा आणविक आकर्षण बल बार बार बता रहे थे कि जब ए को मिलाइएगा किसके साथ, बी के साथ मिलाइएगा तो यहाँ जो बनेगा विलयन, वहां क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक है। अगर हर जगह क्या हो, हर जगह अगर आकर्षण बल बराबर हो, मतलब ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, और जब मिलाते हैं तो ए बी के बीच में, ये जब आकर्षण बल बराबर होता है तो उसे आदर्श कहते हैं। और अनादर्श कब कहेंगे, जब इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल या तो इनसे ज्यादा हो या तो इनसे कम हो, या तो ज्यादा हो या तो कम हो। अब कम होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये जितने दूरी पर ये है, मान लीजिए हमने कल बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था कि 1 मीटर पर ये है, 1 मीटर की दूरी पर ये भी है, और 1 मीटर की दूरी पर अगर ये भी है, तो इस स्थिति में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें हम कि अगर इससे कम दूरी हो जाए, यानी करीब आ जाएंगे, ए और बी काफी करीब आ जाएंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि दूर चले जाएं तो उस स्थिति में आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपसे कह रहा है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कम होना चाहिए, तो क्या कह रहा है, ए बी आकर्षण बल ए और बी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आकर्षण बल क्या होना चाहिए, ए और बी का आकर्षण बल क्या होना चाहिए, अधिक होगा। आकर्षण बल अधिक होगा, करीब आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीका से ये था आपका। अगला, निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये एक्चुअली में सांद्रता हमने बताया था कि जब किसी विलयन की गाढ़ापन को व्यक्त करना हो तो सांद्रता हमने बताया था, मोलरता, मोललता, मोल, अंश, पीपीटी, पीपीटी, पीपीबी, पीपीएम, प्रतिशत सांद्रता, नॉर्मलता, इतनी सारी बताए थे। उनमें याद रखिएगा कि दो ऐसे जो अभी दिख रहे हैं, इनमें एक मोलरता वो है और एक नॉर्मलता वो है जो ताप पर निर्भर करता है। क्यों ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि इनकी जब सूत्र लिखते हैं तो उसकी फॉर्मूला आता है W/1000। याद आ रहा है, ये शुरू शुरू के क्लास में हमने बताया था, VmL है, ml का मतलब लीटर है यहाँ पर, और लीटर जो होता है वो आयतन का मात्रक होता है। ये गर्म करने पर कम हो जाता है, ठंडा करने पर ज्यादा, यानी लीटर आयतन का वह मात्रक लीटर जो गर्म करने पर कम हो जाता है,
उसी तरीका से नॉर्मलता का भी सूत्र में जब आप देखेंगे तो उसमें भी यहाँ VML था। उस स्थिति में इन दोनों का यानी मोलरता और नॉर्मलता ही ऐसा है जो किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो सांद्रता की वो दो मात्रक फिलहाल के लिए नॉर्मलता और मोलरता, जो किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। सांद्रता से संबंधित कौन सा इकाई वाष्प दाब के लिए उपयोगी होता है? वाष्प दाब के लिए कौन उपयोगी होता है? तो आप जानते हैं वाष्प दाब के लिए हमने अभी भी बताया था कि आंशिक वाष्प दाब किससे रिलेटेड होता है? आप कहिएगा सर हेनरी ने भी वही बोला था, और जैसे हेनरी का नियम लिखेंगे तो आंशिक वाष्प दाब बराबर होता है KH और क्या, मोल अंश के। और राउल्ट का नियम भी यही कहता है कि आंशिक दाब जो होता है वो किसके होता है, मोल अंश और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो हर हाल में आप देख सकते हैं कि वाष्प दाब जो होता है इसको निकालने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो मोल अंश का कर रहे हैं। ये इस साल 2026 का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसी साल ये पूछा था आपसे, ठीक है। तो इस तरीका से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखा जो राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम पर आधारित था, और आदर्श अनादर्श विलयन पे। अनादर्श विलयन दो प्रकार के, धनात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले, ऐसे। अब आते हैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए, अनुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। इसके बारे में हम समझते हैं कि किसे कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी विलयन को बनाते हैं तो इसमें दो चीजों का मिलान होता है। एक होता है विलेय जो कम मात्रा में होता है जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, और दूसरा मिलाते हैं विलायक जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ये तो आप पहले से ही जान रहे हैं। यहाँ जो मिक्स होगा ये बनेगा क्या, विलयन। ये क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो दो दो चीजों का मिश्रण हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो मिश्रण आप बनाए, विलयन जो बनाए, इनका कुछ गुण होगा, तो हम वैसे गुण की चर्चा करें जो निर्भर करता है मिलाए गए विलेय पदार्थ की संख्या पर, विलेय की मात्रा पर। एक ऐसा गुण जो किस पे निर्भर करता है, तो विलेय की मात्रा पर, विलेय की मात्रा पर। विलयन का वह गुण, विलयन का याद कर लीजिए, जैसे बता रहे हैं, विलयन का वह गुण जो निर्भर करता है विलेय की क्या, मात्रा पर। विलयन का वह गुण जो निर्भर करता है विलेय की मात्रा पर, वैसे गुण को ही क्या कहते हैं, वैसे गुण को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन 4 प्रकार का होता है, और इन्हीं चारों से सवाल घुमा फिरा कर पूछा जाते रहता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में कोई पूछे, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि वैसा प्रॉपर्टी, वैसा गुण, किसी विलयन का वह गुण जो विलेय की मोलों की संख्या या मात्रा या उसकी संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा वाष्प दाब, एक हो जाएगा क्वथनांक, एक हो जाएगा हिमांक, और एक होगा परासरण दाब। पूरा पूरा नाम होता है, उसको समझने के लिए हम दो शब्दों को पहले समझाना उचित समझते हैं। सबसे पहले एक शब्द आएगा आपको अवनमन। क्या आएगा, जब ये आप पढ़िएगा तो उस पढ़ने के क्रम में आपको एक शब्द मिलेगा अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी हो जाना। क्या हो जाना, कमी हो जाना। और एक आएगा उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है क्या हो जाना, बढ़ जाना। जैसा कि आपको हम बार बार बताते हैं कि केमिस्ट्री को क्या किया जाता है, शब्दों के द्वारा हार्ड बनाया जाता है, उटपटांग शब्द जोड़ जोड़ कर, ताकि कोई भी ना पढ़े, जो पढ़े वो दिमाग लगा के पढ़े। तो अवनमन का मतलब कमी हो जाना, और उन्नयन का मतलब बढ़ जाना। सिंपल सी बात है। तो अगर हम देखें अब अगर, तो 4 प्रकार की जो हमने चर्चा किया था अभी, उसमें 4 प्रकार का अगर आप देखते हैं तो वो 4 प्रकार का देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 नंबर में है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया है उन्नयन, यहाँ दिया है अवनमन। इसका मतलब ये हुआ कि ये अवनमन शब्द का मतलब होता है घटना।
क्या घटेगा देखेंगे आगे। और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। ओवरऑल अगर देखें 4 में से 3 में कुछ शब्द जुड़ा है, उस शब्दों को ध्यान से समझ लिया, समझ गए। वाष्प दाब तो हमने बताया था, वाष्प दाब माने वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आप बहुत बार सुने होंगे क्वथनांक के बारे में, लेकिन एक बार हम भी आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। उसके बाद आएगा हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये तो सब लोग जानते होंगे। और ये परासरण जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर आप पढ़ेंगे ओस्मोसिस और रिवर्स ओस्मोसिस। जो आरओ होता है, जो प्यूरिफाइड होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इन्हीं पे आप पढ़ेंगे। जब रिवर्स ओस्मोसिस तो वहां मिलेगा। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं कि लिखे क्या है। हालांकि वही लिखे हैं या वही लिखा गया है जो हमने बताया कि विलयन का वह गुण जो किस पे निर्भर करता हो, विलेय की मात्रा पर निर्भर करता हो। ठीक है, विलेय ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वो गुण उस पे निर्भर करे, वैसा वाला गुण के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। किसी विलयन का वे भौतिक गुण जो उसमें घुले हुए विलेय के कणों की संख्या है ना, या तो मोलों की संख्या भी कह सकते हैं, मात्रा भी कह सकते हैं, पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि यदि हम जल में नमक या शर्करा को मिलाते हैं तो विलयन के गुणों में जो बदलाव आता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने चीनी कितना घोला है, ना कि इस बात पर कि वो किस पदार्थ का बना हुआ पदार्थ आपने जल में घुलाया है। यानी वो भौतिक गुण जो होते हैं, वैसे भौतिक गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आते हैं, समझते हैं सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म का पहला वाला समझते हैं। इसमें फिर से राउल्ट का नियम आएगा। जो पहला 4 है उसमें से चारों में आपको, तीनों में राउल्ट का नियम मिलेगा। ठीक है, एक बार आपको समझाते हैं कि पदार्थ जो आप देखते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वैसा पदार्थ जो खुद ब खुद क्या होता है, वाष्प में बदलते रहता है। ये क्या होता है, ये वाष्प में बदलता है। ठीक है, वेपर में बदलता है। जब ये जाता है, पहले द्रव था, तो जब ये वाष्प में बदलता है ना, तब ये सतह पर दाब लगाता है। क्या लगाता है, दाब। हमने बताया था कि 2 दोस्त बैठा रहता है, एक दोस्त जब उसको कोई बुलाता है तो जब उठ के जाता है तो नॉर्मली नहीं जाता है, देखे होंगे, केहनिया देता है, चींटी काट देता है, ऐसे कुछ कुछ ना कुछ करके जाता है। वही हाल है, यहाँ जो द्रव है वो पहले किस रूप में था, द्रव। अब वाष्प का मतलब क्या बन गया, गैस। तो जाते जाते यही द्रव जब ऊपर की ओर वाष्प बनेगा, तो जाते जाते इन द्रव के सतह पर क्या करेगा, ऐसे केहनिया देगा, ऐसे कर देगा। इसका मतलब दाब लगाएगा। यहाँ जो दाब लगाएगा उसी दाब को कहते हैं क्या, वाष्प दाब। यहाँ तक तो ठीक है। अब होता क्या है कि जब इसमें हम पदार्थ मिलाते हैं तो ये 2 प्रकार का पदार्थ होता है। एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। वाष्पशील के लिए हमने इसके पहले चर्चा कर दिए हैं। राउल्ट का नियम में हमने बताया था कि उसमें आप पढ़े होंगे कि वाष्पशील पदार्थ के लिए। अब आता है अवाष्पशील पदार्थ के लिए। किसके लिए, अवाष्पशील विलेय की बात करते हैं। विलायक तो हमेशा ही, जो द्रव होगा ये हमेशा ही वाष्पशील होगा। तो जैसे चीनी, नमक, ये सब जो होता है ये अवाष्पशील होता है। कहने का मतलब अगर 1 किलो चीनी रख दिया जाए तो 2 महीने बाद कितना होगा, 1 किलो ही रहेगा, क्योंकि वो वाष्प में नहीं बदलता है। लेकिन यदि 1 लीटर पानी रख दिया जाए तो 2 महीने, 1 महीना 2 महीने बाद जब देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा वो घट गया। कहाँ गया, गिलास का पानी रखा हुआ कुछ देर के बाद कम हो जाता है, तो कहाँ गया, बताइए कहाँ चला गया वो पानी। बोतल में आप पानी रखते हो वो भी कम हो जाता है, कहाँ चला जाता है, गिलास पी गया। गिलास पी गया बोल रहा है, तो गिलास नहीं पीता है, कौन पीता है, तो कोई नहीं पीता है। वो क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो जो जल होता है वो क्या हो जाता है, वाष्प बदल जाता है। लेकिन चीनी वेपर में नहीं बदलता है। तो जब इस चीनी को इस पानी में डाला जाएगा तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो द्रव है उसको जाके ये बहला फुसलाएगा। कौन, ये चीनी, कि बुर्बक होगा है,
खुद तो वाष्प में बदलेगा नहीं और पानी को भी बदलने नहीं देगा, है ना। उसको भी क्या करेगा, वाष्प बनने से रोकेगा, वेपर बनने से रोकेगा। कौन, चीनी। चीनी खुद क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है, ये खुद वेपर में नहीं बदलेगा और जो द्रव यानी जल है जो वाष्प में बदल रहा था उसको भी रोकेगा, समझा बुझा के कि मत बदलो, वह वाष्प बन जाओगे, उड़ जाओगे, चले जाओगे, यहाँ रहो, तुम्हारा यहाँ पर यूज किया जाएगा इंसान के द्वारा पूजा पाठ में, पैर धोने में, नहाने में, वाष्प बन के चले जाओगे तो आसमान में चले जाओगे, कोई पूछेगा ही नहीं तुमको। कौन रोकेगा, चीनी। किसको रोकेगा, द्रव को, क्या बनने से, वाष्प बनने से। वाष्प कम बनेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। दाब कम होगा तो वाष्प दाब में क्या आएगा, वाष्प दाब में कमी आएगी। कमी को क्या बोलते हैं, अवनमन। कमी को क्या बोलते हैं, अवनमन। जैसे कि हमने बताया था, देखिए यहाँ पर अवनमन के बारे में हमने चर्चा किया था। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। अवनमन का मतलब कमी हो जाना। तो वाष्प दाब में कमी हो गया। क्यों कमी हो गया, क्योंकि आपने क्या मिलाया था, आपने मिलाया था अवाष्पशील पदार्थ को। जब किसी अवाष्पशील जब किसी वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक मतलब आप समझ गए, वाष्पशील विलायक मतलब जल मान लीजिए, ये हमेशा वाष्प में बदलता है। और क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्या होता है, तो वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। क्या आ जाता है, कमी हो जाता है। वाष्प दाब में जितना कमी होगा, वाष्प दाब में जो कमी आता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। हमने चर्चा किया था, कमी का मतलब क्या होता है, अवनमन होता है। और वो शुद्ध के पहले से जितना कमी आएगा उसके सापेक्ष में उसे ही अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में क्या कहते हैं, अपेक्षिक अवनमन। थोड़ा देर एक बार और बताते हैं, देखिए समझिए, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि ये शब्दों का खेल है। ये मान लीजिए जल था, ये अकेला है तो ये बड़ी खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये खुश है क्योंकि ये मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसको क्या है, तो कहिएगा सर इसको वाष्प बनने में, इसको वाष्प बन सकता है इसीलिए खुश है। तो ये जल हुआ, ये क्या हो गया, ये वाष्प बन रहा था। वाष्प बन रहा था तो यहाँ दाब लगा रहा था। किसके द्वारा दाब लग रहा था, वाष्प दाब। तो इसके वाष्प दाब को हम मान लेते हैं P0A। मान लीजिए इसका नाम A है, ठीक है। मान लेते हैं कितना है, तो 10 एटीएम का दाब लगा रहा था। मतलब ये जल है, वाष्प में बदल रहा था, दाब लगा रहा था। दाब हमने कितना मान लिया, 10 एटीएम। अब इसमें हम घोलते हैं चीनी। चीनी कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब वाष्प में नहीं बदलेगा और क्या करेगा, दूसरे को भी भड़काएगा, है ना। दूसरे, जैसे हम लोग के, तुम लोग के बीच में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद नहीं पढ़ेंगे और दूसरे पढ़ने वाले को भी क्या करेंगे, उसको भी बोलेंगे कि पढ़ के केहू राजा भइल बा, है, पढ़ने से रोकेंगे। और भी कुछ काम होता है जिसको रोकते हैं सब बच्चे। तो कहने का मतलब है खुद तो नहीं करेगा, दूसरे को भी क्या करेगा, करने से रोकेगा। तो चीनी जब इस जल में मिलाएंगे तो जल जो पहले वाष्प बन रहा था उसकी अब संख्या कम हो जाएगी, यानी वाष्प कम बनेगा तो दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो दाब होगा उसको हम पी मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जीरो तब लगाते हैं जब अकेला रहता है और जब किसी के साथ में होता है तो उसको हम आंशिक कहते हैं। अब यहाँ जो दाब होगा वो पहले से कम हो जाएगा। मान लीजिए 2 एटीएम घट गया तो कितना हो गया, 8 एटीएम का हो गया, ठीक है। यहाँ पहले था 10 एटीएम का प्रेशर, अब है 8 एटीएम का, यानी वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी हो गया। कमी को अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। कोई पूछे कि कितना कमी हुआ तो चेंज निकाल दीजिएगा। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस क्या करेंगे, इनिशियल। शुरुआत में कितना था, 8 था, अब कितना है। इसको हम पीटी भी बोल सकते हैं, इसको हम पीटी बोल देते हैं बिलियन का, इसको पीटी बोल सकते हैं, उस तरीके से। तो हम घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे 8 में से क्या घटाएंगे, 10। नेगेटिव आ जाएगा, चूंकि ये वेक्टर सदिश नहीं है इसीलिए 10 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P0A माइनस क्या लिखेंगे, PA लिखेंगे।
कभी कभी क्या हो जाता है, इसको टोटल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये उस तरीका से है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम ए लिखे, यहाँ फॉर्मूला में बी लिख कर किया जा रहा है, तो उससे कोई अंतर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अपेक्षिक का क्या मतलब होता है, तो शुरू में कितना था, तो शुरू में था P0A, इसको भाग कर दीजिए, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, अपेक्षित का। बदलाव कितना हुआ, पहले 10 था अब 8 है, 2 का हुआ, किसमें 2 का हुआ, शुरुआत कितना था 10, बट्टा कर दीजिए, इसको बोलते हैं अपेक्षिक। किसकी तुलना किया जा रहा है वही बात है, ठीक है ना। तो अपेक्षिक वाष्प दाब के लिए अब हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। किसका नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। तो राउल्ट ने क्या बताया, देखिए हर बार बिलियन में हेनरी आएंगे नहीं तो राउल्ट आएंगे, राउल्ट और हेनरी। यहाँ पे राउल्ट के नियम पढ़ते हैं कि जो अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है मोल अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। इसका गणितीय सूत्र लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, P0A माइनस सोल्यूशन के लिए टोटल लिख देते हैं, क्योंकि अवाष्पशील का तो खुद का होता ही नहीं है। फिर लिखेंगे P0A, ये परिवर्तन हुआ और ये शुरुआत हुआ। अगर ऐसे लिखना चाहें तो डेल्टा P बट्टा में क्या लिखेंगे, P0A। बदलाव जो हुआ वो ऊपर और शुरुआत में कितना था नीचे, ये किसके बराबर होता है, तो मोल अंश के। किसके मोल अंश के, तो बीले का, जो आपने चीनी मिलाया है उसके। चीनी ज्यादा मिलाएंगे परिवर्तन ज्यादा होगा, वाष्प दाब में कमी कम ज्यादा होगा, अवनमन का कमी होता है। अपेक्षिक का मतलब तुलनात्मक होता है, वाष्प दाब का मतलब हम समझा ही दिए हैं। तो इसका मतलब होता है कि वाष्प दाब, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम कहता है कि जब किसी अवाष्पशील बीले को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो उस स्थिति में आप देखते हैं कि विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। इस घटी गई मात्रा और शुरुआती मात्रा को हम भाग दे देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, देखिए यहाँ फॉर्मूला समझ लीजिए। यहाँ पर हम ए लिखे थे, चूंकि विलायक होता है तो विलायक का शुरुआती वाष्प दाब और विलयन का, ठीक है, बट्टा करेंगे किससे, शुरुआती से, ऐसे नहीं रहेगा, ये यहाँ लिखने में ऐसे हुआ है, देखिए P0B PT बट्टा में हो जाएगा P0B। ये आपका फॉर्मूला बनकर आया क्या चीज का, तो इसको बोलते हैं अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन। अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन राउल्ट के अनुसार कितना होता है, तो कहिएगा सर ये बराबर होता है किसके, मोल अंश किसके, बीले के मोल अंश के बराबर होता है। यदि बीले का वांट ऑफ गुणांक कितना हो, आई हो, एक नया टर्म आया है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा वांट ऑफ गुणांक। इससे भी सवाल बनता है कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है ये सवाल कि वांट ऑफ गुणांक कितना होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। पहले तो आप समझ गए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, तो जब किसी वाष्पशील विलायक को, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घटता है। कितना घटता है, ये बराबर होता है मोल अंश का। यही आपसे पूछा गया, मतलब इस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक नया टर्म है वांट ऑफ गुणांक, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बारे में। और एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देंगे आपको, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ गुणांक और बाकी के अनुसंख्यक गुणधर्म वाले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।